पब्लिक भग रही थी, यहाँ पर जल जल के भग रहे थे। बस से कूद के जो भग पाए वो भग गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। ग्यारह लोगों की मौत और 37 लोग बुरे तरीके से घायल। आज भोर में राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास हाईवे पर क्या हुआ था? क्या हुआ कि कई टन एलपीजी गैस सड़क पर फैल गई और तेज़ धमाके के साथ जल उठी। धमाके में इंसानों की चीखें सुनाई दी तो आसमान में उड़ते परिंदे भी ज़मीन पर आ गिरे। जलते हुए लोग सड़क पर भागते रहे। वो कपड़े उतार कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने घर वालों को चीख चीख कर आवाज़ दे रहे थे। और जब गुबार थमा तो हादसे के अभीष्ट शोक के अलावा कुछ नहीं था। कोई वाहनों को तोड़कर घायलों को निकाल रहा था, लाशों को निकाल रहा था, तो कोई किसी लाश को एक छोटी सी थैली में इकट्ठा कर रहा था। आज के लल्लन टॉप शो में हम बात करेंगे इस हादसे के बारे में। कैसे हुआ हादसा, ट्रक और टैंकर की भिड़ंत कैसे हुई कि 1 किलोमीटर का इलाका आग की जद में आ गया। जानेंगे इस तमाम अनसुलझे सवालों के जवाब, फिर चलेंगे दिन की अन्य खबरों और सुर्खियों की ओर। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। सबसे पहले जयपुर हादसे की बात करते हैं। घटना की जगह जयपुर और अजमेर को जोड़ने वाला हाईवे। 20 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे का वक्त। सुबह एलपीजी गैस से भरा हुआ एक टैंकर वाहन अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। घड़ी में 5:45 हुए। ये टैंकर भांकरोटा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने मौजूद यू टर्न पर पहुंचा। टैंकर चालक ने वापस अजमेर की ओर यू टर्न लेना शुरू किया, फिर उसको कहीं और घूमना था आगे रास्ते पर। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी लेन पर एक ट्रक भी जयपुर से अजमेर की ओर आ रहा था। ठीक उसी मौके पर ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर हो गई। ट्रक जो था वो टैंकर के उस हिस्से में पीछे की ओर आकर उस हिस्से में भिड़ गया जहां टैंकर का नोजल लगा हुआ था। नोजल यानी टैंकर में गैस भरने और निकालने वाला एक नल नुमा उपकरण। ट्रक के धक्के से नोजल टूट गया, अंदर भरी हुई गैस रिसने लगी। हमारे घरों में मौजूद गैस सिलेंडरों की ही तर्ज पर इन टैंकरों में भी गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर में भरी होती है और लिक्विड फॉर्म में होती है, तो खुलने पर तेज़ी से फैलती है। यहाँ भी यही हुआ। खबरों के मुताबिक ये गैस रिसकर आसपास के 200 से 250 मीटर के एरिया में तेज़ी से फैल गई। चूँकि टक्कर से चिंगारी निकली थी तो इस चिंगारी से इस गैस में चंद सेकेंड्स के अंतर पर ही आग लग गई और मौके पर जोरदार धमाका हो गया। धमाका कितना बड़ा था आप इसका अंदाज इस बात से लगा सकते हैं कि धमाके से उपजे आग के गोले ने 1.25 किलोमीटर के इलाके को अपनी जद में ले लिया। 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आईं। कई गाड़ियों से तो लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। खबरों के मुताबिक टैंकर के पीछे चल रही उदयपुर से जयपुर आ रही एक स्लीपर बस इस हादसे का शिकार हुई। धमाके के बाद बस में आग लग गई और आग की गर्मी से बस के दरवाजे जाम हो गए। कई यात्री बुरे तरीके से झुलस गए। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये वो केमिकल का ट्रक था और ये वहां पर एलपीजी का जो ट्रक था ये दूसरे साइड से आते हुए यहां पर आपस में टकराए हैं। और उसके बाद ये देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी सारी जली हुई गाड़ियां हैं। और उसके बाद आप यहां से चलते चले जाइए, किस तरह से यहाँ पर तबाही का मंजर है। कहा जा रहा है कि 5 लोग जिंदा जल गए हैं। हालांकि इनकी संख्या देखिए ज्यादा हो सकती है। अभी भी ये आग लगी हुई है आसपास में, जहां पर आग बुझाने का काम जारी है। करीब 1 किलोमीटर के आसपास में जली हुई गाड़ियां दिखाई दे रही है। इस बस को देखिए, इस ट्रक को देखिए, हालात आपको समझ में आ जाएंगे कि कितना भयंकर हादसा रहा है। ये आसपास के लोग कह रहे थे कि ब्लास्ट हो रहा था तो ऐसा लग रहा था। ये देखिए इस गाड़ी में जो लोग कार में जो मौजूद थे उनकी क्या हालत हुई होगी आप देख सकते हैं। 2.5 घंटे हो गए ये आग बुझ नहीं रही है। धमाके की वजह से पास ही मौजूद एक फैक्ट्री भी जल गई। आसपास के इलाकों से आए वीडियो फुटेज को देखें तो अंदाज लगता है कि किस तेजी से आग फैली थी। दैनिक भास्कर की खबर के हवाले से बात करें तो धमाके से आसपास उड़ते परिंदे भी झुलसकर जमीन पर गिर गए। आसपास चल रहे बाइक सवारों के हेलमेट आग से झुलसकर उनके चेहरों से और सिर से चिपक गए थे। चश्मदीदों ने बताया कि आग से झुलसे लोग अपने कपड़े उतार कर भागते हुए दिखे थे कि कैसे जान बचा सकें।
वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो हमने देखा तो चारों तरफ से आग ही आग थी और हमारे बस के अंदर भी आग आ चुकी थी। तो हम जैसे निकलने की कोशिश करी तो मेन गेट था लॉक हो गया था, तो हमने क्या खिड़की तोड़ के और फिर बाहर कूदे। हम अंदर जो लोग थे वो शायद अंदर ही रह गए थे। बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। खबरों के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 11 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। घायलों का जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरू में तो 3 पेशेंट आए, फिर एकदम से पेशेंट आने लगे। अभी की स्थिति में हमारे पास टोटल 42 पेशेंट्स आ चुके हैं। इनमें से करीब 10-12 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बर्न परसेंटेज 60% से ज़्यादा है, जो काफ़ी सीरियस हैं। हादसा होने के बाद शुरू होना था रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत आ गई कि पूरे इलाके में गैस रिसाव की वजह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वहीं आग की वजह से धुआं भी चारों ओर भर गया था, लिहाजा लोग हादसे की जगह के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे कि रेस्क्यू शुरू किया जाए। 108 से हम हमारे पास कॉल आया था 5 मारे थे, पब्लिक भग रही थी यहाँ पर, जल के भग रहे थे यहाँ पर। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं, राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। किसी तरह रेस्क्यू शुरू होने के बाद हादसे का परिमाण समझ में आया। जगह जगह परिंदों की लाशें पड़ी हुई थीं, वाहनों में झुलसे पड़े लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, गाड़ियों और बसों को तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। इस घटना के घायल का वीडियो भी तेजी से फैला। वीडियो में हरलाल नाम का एक शख्स आग से चीखता हुआ निकल रहा है। वो बस मामा मामा पुकार रहा है। हरलाल 20 दिसंबर को ही जयपुर से सीकर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन महज 2 मिनट बाद अग्निकांड की चपेट में आ गए, जिसके बाद उनके मामा मोहनलाल उन्हें लेकर SMS अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में चश्मदीद मोहनलाल ने मंजर बयां किया। उनको ड्रॉप किया था वो घटना से 500 मीटर दूरी पे। अच्छा, मतलब वो ट्रक में बैठते 100 मीटर 500 मीटर चलते ही वो हादसा हो गया। पीछे से मैं भाग के आया, फिर वापस उन्होंने जो कम झुलसा था उसने फोन किया मेरे को। तो एक को तो बाइक पे, मेरी बाइक थी, उस बाइक पे बैठा के 2 छोकरों को पकड़ के वहां भेज दिया। दूसरे वाले को फिर मैं ढूंढ के वो पब्लिक में से और गाड़ी में शिफ्ट करके फिर आगे लाया। मोहनलाल ने बताया कि एक धमाके के बाद झुलसे लोग इधर उधर भागने लगे, जिसमें हरलाल बुरी तरह से झुलस गए और जोर जोर से मामा मामा चीखने लगे। उन्हें लोगों की मदद से अस्पताल जब ले जाया गया तो उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में एक और लाश बरामद हुई, जिसे पीले रंग की एक छोटी सी पोटली में ही समेटा जा सका। शिनाख्त नहीं हो सकी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह टैंकर के ड्राइवर की डेड बॉडी है। इस घटना के बाद सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटनास्थल और अस्पताल का दौरा किया। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM शर्मा से फ़ोन पर हादसे और रेस्क्यू पर जानकारी भी ली। इसके बाद CM शर्मा ने सोशल मीडिया X पर जानकारी दी कि सरकार द्वारा मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए तथा घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही हर संभव मदद करने की कोशिश भी की जा रही है। वहीं इस केस में प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के घर वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की वित्तीय मदद देने का ऐलान किया गया है। इस मामले पर ग्राउंड पर क्या हालात हैं, बता रहे हैं साथी पत्रकार। इस तरह से LPG गैस लीक होने के बाद आगजनी की घटना हुई है। ये घटना और बड़ी भी हो सकती थी, क्योंकि गेल इंडिया की पाइपलाइन ठीक 100 मीटर दूरी से गुजर रही थी और DGM के अनुसार हालांकि सेफ है, मगर अगर वहां तक आग पहुंच जाती तो हादसा बड़ा हो सकता था। इसी तरह से LPG का एक और टैंकर वहां पर पड़ा हुआ था। सुबह से पानी की बौछारें से उसे ठंडा किया जा रहा था और उसी को खाली किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभी तक ये जाम खुल नहीं पाया है। इस खबर पर हमारी नजर बनेगी। फिलहाल चलते हैं अगली खबर की ओर। इस खबर में हाल संसद का, और संसद का हाल उसके पहले एक बिजनेस आइडिया। अगर कोई संसद भवन परिसर के आसपास के इलाके में बैग या झोले बनाने का बिजनेस शुरू करे तो आशा की जा सकती है कि बिजनेस बहुत चलेगा, क्योंकि सांसद अब राजनीतिक मैसेजिंग के लिए झोले का इस्तेमाल बहुत कर रहे हैं। एक पार्टी कभी झोला बनवाती है सामने वाली पार्टी पर कटाक्ष करने के लिए, तो सामने वाली पार्टी एक और झोला बनवा लेती है ये कहने के लिए कि बाकी सारे झोले उठाया, ये भी झोला उठा लो। अब यही चलता रहा, यही क्रम चलता रहा और संसद का सत्र ऐसे ही सघन से बच पर चलता रहा तो कम से कम सत्रों के बीच झोला बनाने वालों का व्यापार चलता रहेगा।
अब आज जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ उसमें ऐसे बहुत सारे बैग दिखे। कभी विपक्षी सांसद पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के कार्टून बने झोले लेकर संसद पहुंचे, कभी वायनाड सांसद प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची, तो कभी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समाज को कोई संदेश देता बैग लेकर। लेकिन बैग का क्रम आज थोड़ा सा बदला नजर आया। भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी एक बैग लेकर पहुंची। इस बैग पर लिखा हुआ था 1984 और लिखा कुछ यूं था गोया उस लिखे हुए 1984 से खून टपक रहा हो। अपराजिता सारंगी ने यह बैग प्रियंका गांधी को गिफ्ट दिया। मैसेजिंग साल 1984 के सिख विरोधी दंगों पर भी कांग्रेस पार्टी को आवाज उठानी चाहिए। The message we wanted to convey was to remind her of the historical errors committed by her party. The bag was a very beautiful jute bag with 1984 riots written on it, and of course there are drops of blood around it, and I handed over the bag to her. She accepted it quite gleefully, I would say, and she went away with the bag. In a way 19 दिसंबर को हुए धक्का मुक्की कांड की तपिश आज भी बरकरार रही। सत्ता पक्ष ने संसद परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने न सिर्फ डॉक्टर बी आर अंबेडकर का अपमान किया बल्कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से भाजपा सांसद चोटिल भी हुए। वहीं विपक्ष ने अंबेडकर के मुद्दे और राहुल गांधी के खिलाफ हुई एफआईआर को लेकर विजय चौक से संसद तक पैदल मार्च निकाला, हिंसा और अपमान का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष के सांसदों पर उन्होंने यह आरोप लगाया गनीमत थी कि आज धक्का मुक्की नहीं हुई थी, आज बस जुबानी तीरों से सभी पक्षों के माननीयों ने संतोष किया और ये कहा। संसद के अंदर देखिए क्या हुआ कल लोकसभा के अंदर, उससे पहले राज्यसभा में माइक तोड़े जा चुके हैं, किताब फेंकी जा चुकी है, टेबल के ऊपर नृत्य किया जा चुका है। तो सदन के अंदर या सदन के बाहर कांग्रेस का एक ही सिद्धांत है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। हाउस तो खत्म हो जाएगा लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है, इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होने से पहले एक अनऑफिशियल टी पार्टी रखी थी। कोशिश ये कि शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन तो संसद चल जाए, लेकिन इस पार्टी में विपक्षी सांसद नहीं पहुंचे। कहा कि जब हमारे सांसद यानी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर हो रही है तो हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चाय पार्टी में शामिल होने का क्या मतलब है। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा की। आज सदन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। विपक्षी सांसद वेल में आ गए, जय भीम के नारे लगे। हंगामा देखकर स्पीकर ओम बिरला भड़क गए। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। मय शोर शराबा लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब चलते हैं राज्यसभा। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, हल्ले के बाद स्थगित हो गई, फिर से शुरू हुई 12 बजे। सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर पुनर्विचार को लेकर गठित जेपीसी के 27 सदस्यों के नाम की जानकारी दी। बताया कि इसमें 12 सदस्य राज्यसभा के भी होंगे। फिर सभापति ने संविधान पर चर्चा के साथ ही सदन के सत्र के दौरान हुए कामकाज का ब्यौरा दिया और राष्ट्रगीत के साथ सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया। संसद का हाल यहीं तक। अब सुर्खियां।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख रहे ओम प्रकाश चौटाला का आज 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चौटाला को 20 दिसंबर को दिल का दौरा पड़ा। 11 बजे उन्हें गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर पीएम मोदी ने अपने साथ उनकी तस्वीर शेयर करते हुए शोक व्यक्त किया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर लिखा कि देश और हरियाणा की राजनीति के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है। ओम प्रकाश चौटाला पूर्व डिप्टी पीएम देवी लाल के 5 बच्चों में सबसे बड़े थे। साल 1968 में उनकी राजनीति में एंट्री हुई। उन्होंने पहला विधानसभा पापा देवी लाल की परंपरागत सीट एलनाबाद से लड़ा, लेकिन हार गए। इस सीट से जीते प्रत्याशी लालचंद ओड पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे। उनकी सदस्यता रद्द हो गई। 1970 में उपचुनाव हुए। चौटाला जीतकर विधायक बन गए। साल 1989 से 91 तक वो हरियाणा के सीएम रहे। 1999 में बंसी लाल की सरकार गिरी तो उनके विधायकों को तोड़कर चौटाला ने फिर से सरकार बना ली। साल 1999 से लेकर 2000 में हरियाणा के 18 जिलों में टीचर भर्ती घोटाला सामने आया था। चौटाला पर घोटाले का आरोप लगा। 2013 में उनको 10 साल की सजा सुनाई गई। जेल से ही उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की। फिर साल 2021 में उन्हें रिहा कर दिया गया। अगली सुर्खी यूपी के मेरठ से 20 दिसंबर की दोपहर मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा की सभा में भगदड़ मच गई। कई बुजुर्गों को चोट लगी, महिलाएं घायल हो गईं। दोपहर 1 बजे सभा शुरू होनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1 लाख लोग कथा में पहुंचे थे। सभी जल्दबाजी में अंदर घुसने लगे। भीड़ अचानक बढ़ी तो बाउंसर्स ने उन्हें रोक कर एंट्री देना शुरू कर दिया। जल्दी घुसने की जद्दोजहद में भगदड़ मच गई। कई महिलाएं लोगों के पैरों के नीचे दब गईं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले पर ग्राउंड पर मौजूद रिपोर्टर्स क्या बोलते हैं, सुनिए। कुछ देर पहले 15 से 20 महिलाएं थीं जो अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर उनके बीच में धक्का मुक्की हुई और वो अफरा तफरी का यहाँ माहौल हो गया। अभी भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है और यहाँ पर जो लोग हैं वो अंदर जाने के लिए उत्सुक है और लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। यहाँ धक्का मुक्की अब भी हो रही है। अंदर जाने के लिए लोग अंदर जाना चाहते हैं। हादसा कैसे हुआ और अब क्या सावधानी बरती जा रही है, इस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों को सुनते हैं। आप वीडियो ध्यान से देखिए। वो 3 महिलाएं गाड़ी के बगल से जा रही थी, आगे निकलने की कोशिश कर रही थी। उस कोशिश में गिर गई थी और उनको कुछ लोग उठाने गए थे। उसी का वीडियो है। मेरे और कप्तान साहब द्वारा खुद यहाँ पे निरीक्षण करके चालू होने से पहले सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। आज आखिरी दिन की वजह से कुछ श्रद्धालु ज्यादा थे जिनके द्वारा अंदर जाने की मांग कर रहे थे, जिनको व्यवस्थित तरीके से भेजा जा रहा। खबरें ये भी आई कि आज कुल 2 बार भगदड़ मची थी। पहले सुबह 9:30 बजे के आसपास मची थी जब लोग वीआईपी पास के लिए जुटे थे, तब भगदड़ मची थी। इसके बाद दोपहर 1 बजे ये हादसा हुआ। अगली सुर्खी अतुल सुभाष के केस से जुड़ी हुई। अतुल सुभाष की मां अंजू मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने मांग की है कि अतुल सुभाष के 4.5 साल के बेटे की कस्टडी उन्हें दे दी जाए। अपनी याचिका में अंजू मोदी ने कहा है कि वो बच्चा कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं है, लिहाजा निकिता से पूछताछ कर मासूम बच्चे की कस्टडी उन्हें यानी दादा दादी को सौंपी जाए। आज तक में प्रकाशित संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी रागनत्ता और जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच ने बड़ा दखल देते हुए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक सरकार को हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। अतुल का बेटा कहां है, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टता नहीं आई है। खबरों के मुताबिक निकिता ने पुलिस को बताया कि बेटा फरीदाबाद के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। उसकी कस्टडी निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया के पास है। वहीं सुशील ने बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया है। अगली सुर्खी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी हुई। उन्होंने देश में कई जगहों पर उठ रहे मंदिर मस्जिद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता वो बन जाएंगे। भागवत महाराष्ट्र के पुणे में विश्व गुरु भारत विषय पर लेक्चर दे रहे थे।
मोहन भागवत ने कहा कि बाहर से आए कुछ पुराने समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं। वो अपना पुराना शासन वापस पाना चाहते हैं, लेकिन अब देश संविधान से चलता है। लोग अपना नेता चुनते हैं और वो सरकार चलाते हैं। मोहन भागवत के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं आई। सबसे पहले सुनिए धर्मगुरुओं को। श्री मोहन भागवत जी का कि यह विवाद जो है वो नेता बनने के लिए है और कोई इससे कोई लाभ नहीं है। यदि लाभ नहीं है देश के लिए तो ऐसे कार्य को क्यों करते हो। उन्होंने जो महसूस किया, जो आज के हालात हैं, इन हालात में मुसलमानों की तकलीफ दुख का एहसास करते हुए और जो चिंताएं हैं मुसलमानों की उसका एहसास करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें कह के और विराम लगाने की कोशिश की है। और नेताओं की बात करें तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर लिखा कि मोहन भागवत ने पहले भी कहा था कि लोगों को मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं खोजना चाहिए, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। इसके अलावा और क्या प्रतिक्रियाएं आई, सुनते हैं। जब 5 लोग मर गए, न जाने कितनों पे झूठे मुकदमे लग गए, न जाने कितनों को अपमानित होना पड़ा है, घरों में पुलिस गई है, महिलाओं के साथ अपमान का व्यवहार हुआ, तब कह रहे हैं कि हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उससे इस विषय पर। मुझे पहले भी कहा था कि सारे मस्जिद के नीचे अब शिवलिंग ढूंढने की खोजने की कोई जरूरत नहीं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते। आप देख रहे थे ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले जो होता था ना वो ये क्या होता था? और ये होता था ऐसे बैठे हुए तो आइए क्या हो गाँव सही नहीं हो बहुत क्या छछा तो छर्री हो गया। छर्री मतलब टॉयलेट हो गया। छर्री बोलते थे तो दस्त हो गया। दस्त को छर्री बोलते। छर्री बहुत एकदम फोनेटिक्स के हिसाब से नाम रखा गया। हो गया। पानी चढ़ रहा है। ध्वन्यात्मकता का ख्याल रखते हुए।